टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कहते हैं मुसीबतों ने कुछ इस तरह से घेरा हमें कि उन मुसीबतों से निकल पाना मुश्किल था। अपनी तरफ आते हुए खतरे की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। आमतौर पर बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि खतरा जब शुरू होता है तो उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि कितनी गंभीर स्थिति हो सकती है या उसकी गहराई कितनी है। आमतौर पर अपनी सेहत को लेकर भी हम तब तक नज़रअंदाज करते रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, जब तक कोई मुसीबत ना आ जाए, यानी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित ना हो जाए। जिगर के स्वास्थ्य की अगर बात करें तो बहुत कम लोग इसकी देखभाल की ओर ध्यान देते हैं और लक्षण जब आने लगते हैं बीमारी के तब मुश्किल उत्पन्न होती है, तब जाते हैं विशेषज्ञों के पास, लेकिन तब तक जटिलताएं भी बढ़ती हैं और विशेषज्ञों का जो काम है वो भी मुश्किल हो जाता है। आज हम बात करेंगे जिगर में होने वाले संक्रमण हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस के बारे में ये कहा जाता है कि अगर बात की जाए हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की, तो बहुत से लोग जो इससे संक्रमित होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वो इस संक्रमण के साथ लंबे समय तक जी रहे हैं, जब तक जटिलताएं नहीं आने लगती। विशेषज्ञों के समझेंगे कि किस तरह से अपने जिगर को बेहतर और स्वस्थ रखा जा सकता है और कैसे बचाव किया जा सकता है हेपेटाइटिस की रोग से और इस संक्रमण से। इस विषय पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट के साथ और ये समझ लेते हैं कि दरअसल हेपेटाइटिस स्थिति क्या है और किस तरह से हमारे जिगर को प्रभावित कर सकती है। हेपेटाइटिस वायरस से होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस रोग जिगर को प्रभावित करता है। रोग बढ़ने पर सिरोसिस, लिवर कैंसर और जिगर के फेल होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हेपेटाइटिस वायरस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित जल व दूषित भोजन के कारण फैलते हैं। वहीं हेपेटाइटिस बी, सी और डी एचआईवी की ही तरह संक्रमित रक्त और शरीर के संक्रमित द्रवों से फैलते हैं। हेपेटाइटिस से बचाव किया जा सकता है। हेपेटाइटिस के विषय में जानकारी और सावधानी से हेपेटाइटिस के संक्रमण से बचा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े ये बताते हैं कि हेपेटाइटिस की वजह से हर रोज लगभग 3000 लोगों की मृत्यु हो जाती है और हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। इसलिए आवश्यक है कि इस संक्रमण से बचाव किया जा सके। किस तरह से किया जा सकता है बचाव, और अगर किसी को ये संक्रमण हो जाता है ऐसी स्थिति में क्या करना है, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर अनूप सराया, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर शिव कुमार सरीन, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलोरी साइंसेज, न्यू दिल्ली। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और आज का जो विषय है हेपेटाइटिस से बचाव कैसे किया जाए और किस तरह से किया जा सकता है इसका इलाज और प्रबंधन, इस विषय से संबंधित जानकारी आप भी हमारे विशेषज्ञों से ले सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कीजिए 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं हेपेटाइटिस कितना बड़ा खतरा है हमारे स्वास्थ्य के लिए। सबसे पहले डॉक्टर अनूप सराया, आपसे ही ये जान लें कि हेपेटाइटिस का जब जिक्र आता है तो लोगों को लगता है कि एक ऐसी कोई बीमारी है, कोई रेयर डिजीज है जो किसी को शायद होती होगी। आंकड़े क्या बताते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा खतरा है हेपेटाइटिस? देखिए, जहाँ तक हेपेटाइटिस का सवाल है, जैसे आपने अभी अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि हेपेटाइटिस कई किस्म के वायरसेस से होती है। तो अगर आप देखें तो हेपेटाइटिस ए और ई, ये वायरसेस जो हेपेटाइटिस करते हैं ये ज़्यादातर एक्यूट हेपेटाइटिस होती है और ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। यानी ये इसमें लगभग 99% लोग, यानी 99% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। दिक्कत जहां आती है वो है हेपेटाइटिस बी और सी जी, जिसके अंदर क्रॉनिसिटी होती है। तो अगर हम देखें हिंदुस्तान में तो तकरीबन 4 मिलियन से ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस बी और सी, यानी प्रेवलेंस जो हमारे हेपेटाइटिस बी की है वो 2% से ज़्यादा है, करीब 2.7% के आसपास होगी, और 1% के आसपास लोग हेपेटाइटिस सी से प्रभावित हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये जो हेपेटाइटिस हम
हमारे पास जो मरीज़ आते हैं जिनको हम डायग्नोज करते हैं, इससे कहीं ज़्यादा मरीज़ ऐसे होते हैं जो हेपेटाइटिस वायरस से इन्फेक्टेड हैं और उनको मालूम नहीं है। तो ये एक अच्छी खासी समस्या है बी और सी। और सबसे पहले ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि इसके लिए एक अवेयरनेस होनी चाहिए। दरअसल आज हम जो बात कर रहे हैं, ये हेपेटाइटिस डे अभी 2 दिन पहले ही गुजरा है। 28 तारीख को हम लोग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं, जिसका उद्देश्य ही यही होता है कि जनता को जागरूक किया जा सके, सरकार को भी ये बताया जा सके कि जो पॉलिसी उनको फ्रेम करनी है इसके कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए नए कार्यक्रम लागू किए जा सकें, या जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको और आगे बढ़ाया जा सके। तो ये दरअसल 28 तारीख को हम मनाते हैं जी। और उसी दिन मनाने की एक और वजह भी है, आपने पूछा है तो, क्योंकि हेपेटाइटिस बी को जिन्होंने डिस्कवर किया था 1967 में जी, डॉक्टर ब्लूमबर्ग, 28 तारीख उनका दरअसल जन्मदिन होता है। इन्होंने ही हेपेटाइटिस बी वायरस को खोजा था और इन्होंने ही उसकी वैक्सीन बनाई थी, जिसके वजह से उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था जी। तो बहुत आवश्यकता है जानकारी और जागरूकता की, और जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं टोटल हेल्थ के माध्यम से। फिलहाल बात हो रही है हेपेटाइटिस बी की और सभी तरह के हेपेटाइटिस की, जिसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को कहा जाता है क्रॉनिक है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं और इसमें जटिलताएं भी ज्यादा होती हैं। डॉक्टर शिव कुमार सरीन, आपसे ये समझ लें कि जब बात आती है जागरूकता की, क्या स्तर आप लोगों में देखते हैं जागरूकता का, और इस बार का 28 जुलाई को जो हमने विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया है, उसका जो थीम रखा गया था 1 लाइफ 1 लिवर, किस तरह से समझाना चाहेंगे इसके महत्व को? कि जागरूकता से पहले थोड़ी सी जानकारी जरूरी है। हेपेटाइटिस बी वायरस इतना स्ट्रॉन्ग वायरस है कि दिल्ली की गर्मी में भी ये 7 दिन 10 दिन 2 साल तक नहीं मरता जी। और अगर आपका खून का एक 0.0004 ml, मतलब एक सुई की नोक के ऊपर भी अगर ये वायरस ब्लड में है तो दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है। नॉर्मली माँ से ही बच्चे को हेपेटाइटिस बी जाता है, जैसे अगर मदर पॉजिटिव है तो बच्चा पॉजिटिव होगा। तो अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा अगर 2 बच्चे हैं। तो ट्रांसमिशन का मेथड आदमी से आदमी की तरफ है, खून से, बॉडी के सिक्रीशन से, सलाइवा से, सेक्सुअल मेथड से, इस तरह से ये वायरस जाता है और ये बना रहता है, बहुत मुश्किल है, मरता नहीं है जी। दूसरा, ये साइलेंट रहता है। जैसे कोई मरीज आया, उसकी उम्र 25 साल है और हेपेटाइटिस बी, उसको जब प्रेगनेंसी का टेस्ट हुआ तब पता लगा, तो हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारा प्रेगनेंसी के पहले तुम्हें पता था? बोले पता ही नहीं था, जब टेस्ट कराने गए एंटीनेटल तब पता लगा। तो उसकी उम्र कितनी हुई? 25, और वायरस की उम्र कितनी हुई? वो भी 25, क्योंकि वो माँ से आया, पर पता नहीं लगा, साइलेंटली रहा जी। अब अगर हम इस बात को समझें कि ये इसमें मरीज की गलती नहीं है, ये ट्रांसमिशन का मेथड है। आप पैदा उस घर में हुए जिसमें हेपेटाइटिस बी से ग्रसित माँ थी, तो ये जाता है। तो ट्रांसमिशन हस्बैंड से वाइफ, वाइफ से बच्चों को जनरली होता है। तीसरी बात है कि ये वायरस 100 अगर व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं तो उसमें से 1 व्यक्ति उसी हेपेटाइटिस बी से मरता है, और 10 से 20 उन लोगों को ये लिवर की डिजीज हो जाती है। तो 80% में तो शांत रहेगा, लगभग 15 से 18% में डिजीज और 1 से 2% में उससे डेथ होती है। पर हमें उसको समझना है और बचना है। और कारण जो है इसके, आज भारत के अंदर सेफ ब्लड है, इसलिए ट्रांसमिशन ब्लड से कम है, मदर टू बेबी ज़्यादा है, और इसलिए हमें जो बचाव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है वो वैक्सीनेशन का। हर न्यूबॉर्न बच्चे को उसे बचाना है। भारत में करीब 4 करोड़, जैसा सराय साहब ने कहा, 4 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस बी या सी की इन्फेक्शन है जी। खास तौर पर अगर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की बात करें, डॉक्टर अनूप सराया, व्यक्ति को कब पता चलने लगता है और किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, अगर इसके लक्षणों को जानना चाहें? देखिए, चूंकि हेपेटाइटिस बी तो फिर भी कभी कभी एक्यूट प्रेजेंटेशन के साथ आती है, तो उसमें जो एक्यूट प्रेजेंटेशन है जिसमें किसी भी हेपेटाइटिस में जो होता है वो लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर में
ये जैसे डॉक्टर सरीन ने बताया कि ये एक साइलेंट किलर की तरह से काम करता है जी। तो लक्षण ही तब आते हैं जब वो कॉम्प्लिकेट हो चुका होता है, जल्दी इसमें लक्षण नहीं आते। हेपेटाइटिस बी और सी के साथ अगर आप देखें तो हिस्ट्री मिलती है कि किसी ज़माने में उनका कोई टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ था या कभी उनको ब्लड चढ़ा था या कोई सर्जरी हुई थी या अनप्रोटेक्टेड सेक्स उन्होंने कभी किया, उसमें इंडल्ज किया था, और उसके बाद एक लंबा वक्त निकल जाता है जबकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं आते। अब जब जिगर धीरे धीरे ख़राब होने लगता है तो उससे उनको पीलिया आ सकता है, उनको पेट में पानी भर सकता है, उनको गफलत आ सकती है, जब वो लिवर फेल करने लगता है, जॉइंट्स में पेन होता है हेपेटाइटिस बी में। तो ये जो सिम्टम्स हैं, या कभी कभी खून की उल्टी होने लगती है तो मालूम पड़ता है उनको सिरोसिस हो चुकी है। ये वायरसेस जो लिवर के अंदर रहते हैं, ये दरअसल ये वो वायरसेस हैं जो लिवर की कोशिकाओं को लगातार इन्फेक्ट करते रहते हैं, वो धीरे धीरे टूटती रहती हैं। जब आपको शरीर पर कहीं कोई चोट लगती है तो जैसे आपके शरीर पर खुरंट बनता है उसी तरह से जिगर के अंदर भी वो खुरंट बनता रहता है, जैसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। जब फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये लिवर की टिश्यूज़ को रिप्लेस करने लगती है और धीरे धीरे ये सिरोसिस में तब्दील हो जाती है। और यही नहीं, बी और सी ये दोनों वायरसेस ऐसे वायरसेस हैं जो सिरोसिस के बाद इनके अंदर मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी लिवर के अंदर होने लगता है और वो कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। तो दरअसल ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इस बीमारी के, या जो डीकॉम्पनसेट करने लगती है कॉम्पनसेटेड बीमारी, उस स्टेज पे हमारे पास ज़्यादा आती है। शुरुआती दौर में ये ऐसे ही पकड़ा जाता है कि आप ब्लड बैंक में ब्लड देने गए, वहाँ आपका जब ब्लड टेस्ट किया गया तो पाया गया कि आप सरफेस एंटीजन पॉजिटिव हैं या हेपेटाइटिस सी के खिलाफ एंटीबॉडी आपके बदन में है, वहाँ से मालूम पड़ता है। माँ जो है जब प्रेगनेंसी होती है उस दरमियान जब एंटीनेटल केयर के लिए जाते हैं तब उनको मालूम पड़ता है, या आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, वीज़ा के लिए जाते हैं, तब मालूम पड़ता है बाद में रिपोर्ट में कि आप इससे इन्फेक्टेड हैं। यानी जितने पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें कि हेपेटाइटिस मालूम है हमको है, उससे तकरीबन 6-7 गुना ज़्यादा लोग होते हैं जिनको कि ये बीमारी, जिनके अंदर वायरस होता है लेकिन उनको मालूम नहीं होता है। तो अगर ये लंबे टाइम तक अनडायग्नोज्ड चलते रहेंगे तो धीरे धीरे उनके अंदर वो बीमारी बढ़ती रहेगी और वो कॉम्प्लिकेशंस या डीकॉम्पनसेशन की स्टेज पे हमारे पास आएंगे। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं डॉक्टर शिव सरीन। दीपक जी हैं, शिफाली हैं और रजत हैं। सवाल, दीपक जी का सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको कहीं ना कहीं एक्सपोजर हुआ है, जैसे हम टूथ एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे थे, या कोई इस तरह के रिस्क बिहेवियर में गया हो, जांच कब करवानी चाहिए, यानी कब जो है जांच पॉजिटिव आएगी और ये पता चल सकता है कि व्यक्ति संक्रमित हो गया है। दूसरा सवाल है शिफाली जी का, वो ये जानना चाह रही है कि जो वायरल लोड है लिवर में वो कब रिफ्लेक्ट करता है और उससे क्या पता किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी लगभग 6 हफ्ते के बाद जैसे आपको एक्सपोजर हुआ, उसके बाद वायरस को हम कहते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन पीरियड करीब 6 हफ्ते का होता है। उसमें वायरस खून से लिवर में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा और इतनी तादाद में हो जाए कि हम ब्लड टेस्ट से पकड़ सकते हैं। तो वो लगभग 6 हफ्ते का होता है। तो कोई एक्सपोजर एक्यूट हो, दाढ़ी बनाना या डेंटल या इंजेक्शंस, नीडल्स, सर्जरी 6 वीक्स के बाद में। जी, टैटूज भी बहुत लोग करवाते हैं डॉक्टर सरीन आजकल टैटूज बहुत हैं और उसके कारण भी हो सकता है। उसमें 2 चीजें टेस्ट करानी पड़ेंगी। हेपेटाइटिस बी का एक साधारण टेस्ट होता है 10-20 रुपए में, HBsAg का टेस्ट, और एक ब्लड टेस्ट लिवर फंक्शन। तो HBsAg पॉजिटिव होगा तो हेपेटाइटिस बी पता लग जाएगा, और लिवर डैमेज उससे हुआ है तो आपका लिवर फंक्शन में SGOT, SGPT का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, वायरल लोड का सवाल जी। मैं समझता हूँ कि इनको, शेफाली को बहुत जानकारी है। वायरल लोड का मतलब ये है कि कितना अमाउंट वायरस का ब्लड में घूम रहा है। लोग जनरली उससे बहुत डर जाते हैं। हेपेटाइटिस बी लगभग 10⁻12 टाइम्स हर रोज हर इन्फेक्टेड में पैदा होता है।
जितनी आपकी इम्यूनिटी होती है उतना वायरस घट जाता है। तो जब आप टेस्ट करते हैं तो पता लगा 10⁻⁶ है, वायरस की क्वांटिटी से ना बढ़े। आपको डर होना चाहिए कि आपको डैमेज कितना हुआ, और उसके लिए SGOT का टेस्ट करना चाहिए। हाँ, हाई वायरल लोड वाले लोग ज़्यादा ट्रांसमिट करते हैं, और इन लोगों को ज़रूर स्पेशलिस्ट को दिखा के दवाई लेने की संभावना रहती है, तो दवाई लेनी चाहिए जी। और तीसरी बात, अगर आप हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हैं तो अपने पास पड़ोसियों को ज़रूर बचा के रखें, क्योंकि अगर आपका हाई वायरल लोड है तो वाइफ में, बच्चों में, फैमिली मेम्बर्स में ट्रांसमिशन का बहुत हाई रिस्क है। सारे लोग वैक्सीनेट कराएं। सिर्फ बच्चों में वैक्सीन नहीं चाहिए, एडल्ट्स में भी हर व्यक्ति को वैक्सीन लगा के अपने आप को बचाए रखना चाहिए। जी, डॉक्टर अनूप सराया रजत जी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर एक बार व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो ये मान लिया जाए कि अगर इलाज हो, देरी हो या इलाज ना करवाया जाए तो वो लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर में तब्दील हो जाएगा, यानी कुछ नहीं किया जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हेपेटाइटिस बी का जहाँ तक सवाल है, अब ये जैसे अभी डॉक्टर सरीन ने बताया कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन जो हमें रोकने की ज़रूरत है वो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को रोकने की ज़रूरत है। देखिए, जब मदर से ये बच्चे में जाता है हेपेटाइटिस बी, तो इसमें क्रॉनिसिटी के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी इसमें वायरस की क्लियरेंस अपने आप उतनी नहीं होती है। लगभग 90% लोगों में ये वायरस बना रहता है और इंटीग्रेट हो जाता है। जब ये बच्चों में होता है, यानी 5 साल से 10 साल के बच्चे आपस में खेल रहे हैं, चोट लगी, ब्लड उनको लग गया, तो इनके अंदर जो क्रॉनिसिटी है वो तकरीबन 50% के लगभग होती है जी। लेकिन एडल्ट्स के अंदर जब आप देखते हैं तो क्रॉनिसिटी रेट घट के 5% के आसपास आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सब में होती है। इसलिए अच्छा, जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, ट्रीटमेंट भी इस बात पर निर्भर करता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस किस फेज में है। दरअसल इसकी अलग अलग फेजेस होती हैं। एक इम्यूनो टॉलरेंट फेज होती है, इम्यूनो रिएक्टिव फेज होती है, एक करियर स्टेज होती है, और एक जिसमें कि आपने ट्रीटमेंट कर दिया है या वायरस क्लियर हो चुका है, यानी वो लगभग ट्रीट हो चुका है, वो फेज़ होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इम्यूनो टॉलरेंट फेज़ में या करियर स्टेज पे, जबकि उसका जो लिवर एंजाइम्स हैं, यानी लिवर की कोशिकाएं टूट नहीं रही हैं, इन्फेक्शन से कुछ फर्क नहीं आ रहा है, उस सूरत में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जब SGOT SGPT बढ़ा हुआ आता है, वो जैसा अभी वायरल लोड की बात हो रही थी वो ज़्यादा होता है जी। तो और ई एंटीजन पॉजिटिव होता है, उस सूरत में हमको ट्रीटमेंट देना होता है। ये इम्यूनो रिएक्टिव फेज में काम करता है जी। और इसके बाद भी जब एक बार क्योर हो गया या सारी चीज़ें सेटल कर गई हैं तो हम फॉलोअप में उसको देखते रहते हैं कि बीच में कहीं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। अदरवाइज सारे लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत उस तरह से नहीं होती है। जी डॉक्टर सरीन, जिन लोगों को ये तय हो जाता है, डायग्नोस हो जाता है कि हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण है, इलाज के दौरान क्या उनको और सावधानियों की आवश्यकता पड़ती है, और साथ ही क्या कोई दूसरे संक्रमण है, HIV की बात करें या कुछ और संक्रमण और बीमारियां जिनका खतरा ऐसे पेशेंट्स को हो सकता है? मैं बहुत खुश हूँ कि लोग सवाल पूछ रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि और पूछते रहें, मन के सारे जितने भी आपके संशय हैं वो दूर करें। हेपेटाइटिस सी वायरस सबसे ज़्यादा बॉडी में रहता है, निकलता नहीं, बॉडी के इम्यून सेल्स को किसी तरह से डॉज करता रहता है, और इससे सिरोसिस और लिवर डिजीज़ लगभग 10 में से 3 या 4 को हो जाती है। लिवर कैंसर का भी बहुत कॉमन, लिवर ट्रांसप्लांट का बहुत कॉमन कारण हेपेटाइटिस सी और बी है। पर सी का अच्छी बात यह है कि इसकी दवाइयाँ अब भारत में अवेलेबल हैं, बहुत सस्ती हैं, और लगभग 3 या 4 हज़ार रुपये के अंदर पूरा कोर्स 3 महीने का मिल जाता है, और व्यक्ति 3 महीने लगातार दवाई ले तो 90% वायरस से क्योर मिल जाती है। डिजीज़ से नहीं, सिरोसिस है, लिवर की बीमारी है, वो तो बनी रहेगी, पर हाँ वायरस ख़त्म हो जाएगा तो इसका इलाज लें। और ये भारत सरकार का जो वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है उसके अंदर ये दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, टेस्ट फ्री है। हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट जो है लाइफ लॉन्ग, अगर एक बार शुरू करें और जो करना चाहिए डॉक्टर की सलाह से, तो वायरस के लिए 1 गोली रोज़ लें, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं। वायरस दबा रहता है उससे, जैसे HIV है, अगर आप दवाई दी
तो HIV के लक्षण, HIV से ग्रसित एड्स नहीं होगी। इसी तरह हेपेटाइटिस बी के व्यक्ति को अगर दवाई समय से मिल जाए, ये नहीं कि सिरोसिस हो जाए तब, समय से दवा ले ले, तो हो सकता है कि उसका वायरस हमेशा दबा रहे और कोई परेशानी रहे, जो बच्चा पैदा हो उस बच्चे को भी वायरस नहीं हो। और दूसरा, उनके मन में शक रहता है कि हेपेटाइटिस बी की दवाई क्यों लाइफ लॉन्ग ले। अरे भैया, बीपी की दवाई लाइफ लॉन्ग लेते हैं, डायबिटीज़ की लाइफ लॉन्ग लेते हैं बचने के लिए। आप चाहते हैं किडनी डिजीज है तो किडनी की दवाई लेते हैं, तो हेपेटाइटिस बी की दवाई भी लगातार लें, चाहे 10 साल हो, 20 साल हो, छोड़े नहीं उसको जब तक डॉक्टर ना कहे। जी, और अब आज हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस से बचाव के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप सराया, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर शिव कुमार सरीन, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज। फिलहाल टोटल हेल्थ में समय हो गया है कुछ और भ्रमों को दूर करने का। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब चाहेंगे। पहला सवाल डॉक्टर अनूप सराया आपसे, क्या हेपेटाइटिस का संक्रमण हेरिडिटरी या जेनेटिक आनुवंशिक होता है? नहीं। डॉक्टर सरीन, क्या ये संक्रमण माँ या पिता से बच्चे में आ सकता है? माँ से। जी। डॉक्टर अनूप सराया, हेपेटाइटिस ए और ई क्या कंटामिनेटेड वाटर या दूषित पानी भोजन से हो सकते हैं या होते हैं? उसी से ही होते हैं। डॉक्टर शिव कुमार सरीन, हेपेटाइटिस बी का संक्रमण इनमें से किससे फैल सकता है? असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित रक्त चढ़ाने से, संक्रमित सुई के प्रयोग से, या टैटूइंग के से इसका खतरा हो सकता है? इन सब से, ऑल 4। जी। ये संक्रमण डॉक्टर अनूप सराया क्या मच्छर के काटने से फैल सकते हैं, दूषित भोजन से फैल सकते हैं हेपेटाइटिस बी और सी, या फिर संक्रमित व्यक्ति के तौलिए या कपड़े इस्तेमाल करने से फैल सकते हैं? देखिए, दो चीजें से तो नहीं होते हैं, लेकिन जैसे आपने तौलिए से कहा, अगर वो शेव करने के बाद उनको माइक्रो कट्स हो गए हैं और ब्लड उस टॉवल पे है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप उसी टॉवल को यूज करेंगे जिसकी सरफेस पे ये ब्लड था, तो उससे ये संक्रमण का खतरा रहेगा। जी। डॉक्टर शिव सरीन, क्या हर तरह का हेपेटाइटिस घातक रूप ले सकता है? हर तरह का ले सकता है घातक रूप। ए और ई जनरली सेल्फ लिमिटिंग है, पर अगर एडल्ट्स में हो जाए तो ये घातक बन जाते हैं। जी। डॉक्टर अनूप सराया, बहुत से लोग ये मानते हैं कि हेपेटाइटिस ई और ए जो है माइल्ड होते हैं, यानी सामान्य होते हैं, सीरियस नहीं होते हैं, इसलिए इनको लेकर लापरवाह भी हो सकते हैं, यानी इलाज की बहुत जरूरत नहीं होती। ये आपने ठीक कहा, हेपेटाइटिस ए और ई जनरली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। 1% लोगों के अंदर ये लिवर फेलियर की स्टेज तक जा सकते हैं। ख़ास तौर से हेपेटाइटिस ई को हमने देखा है कि जो प्रेग्नेंट विमेन हैं, अगर उनमें सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हेपेटाइटिस ई होता है तो उसका कोर्स थोड़ा स्टॉर्मी हो सकता है और उनमें चांसेस लिवर फेलियर के थोड़े से ज़्यादा होते हैं। जी। डॉक्टर शिव सरीन, क्या जॉन्डिस यानी पीलिया हेपेटाइटिस के हर रोगी में देखा जाता है? बिल्कुल नहीं। हेपेटाइटिस ए में लगभग 10 से 15% में, ई में करीब 10% में, और बी में मेरे ख्याल से 1 से 2% में, और सी में भी उससे कम, क्योंकि जॉन्डिस जो है वो लिवर सेल के डेथ के कारण है, तो हर व्यक्ति में हो ऐसा नहीं। तो जब आप किसी जॉन्डिस वाले को देखें जो हेपेटाइटिस से है, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको जॉन्डिस नहीं है पर लक्षण दूसरी तरह के, भूख नहीं लगना, उल्टी होना, ये होंगे। जी। खैर, ये दूसरा सवाल था, अगला सवाल यही था। लेकिन डॉक्टर अनूप सराया, क्या बुखार होना, उल्टी होना या डायरिया होना, इनमें से कौन सा हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है? ये सारे लक्षण जो हैं शुरुआती दौर में, जिसको हम प्रोड्रोम कहते हैं, उस फेज़ में बुखार भी हल्का सा हो सकता है, खांसी भी हो सकती है, लूज मोशंस भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं हेपेटाइटिस ए और ई के केस में। जी। डॉक्टर शिव सरीन, क्या हेपेटाइटिस बी और सी सिर्फ जिगर को ही प्रभावित करते हैं? जनरली ये लिवर के वायरसेस हैं, पर हेपेटाइटिस सी ब्रेन के अंदर और दूसरे ऑर्गन्स के अंदर कभी कभी ये एक तरह से लिम्फ नोड्स के अंदर जाकर के भी बीमारी कर देते हैं, और बी जो है वो भी किडनीज को इन्वॉल्व कर सकता है, बट मेजॉरिटी दे इन्वॉल्व द लिवर। जी। हेपेटाइटिस बी या सी से संक्रमित व्यक्ति में कितने दिन में लक्षण आ जाते हैं और कितने दिन में पता चल सकता है कि व्यक्ति संक्रमित है? डॉक्टर अनूप सराया। जैसा अभी डॉक्टर सरीन ने बताया कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 6 हफ्ते होता है,
जी 6 हफ्ते के बाद आपको ये। डॉक्टर सरीन, अगर मदर यानी माँ जो है संक्रमित है, क्या अपने शिशु को स्तनपान करवा सकती है? हाँ, करा सकती है, पर हाँ, अगर बच्चे के दांत निकल आए या निपल्स पे ब्लड हो या जैसे कोई इरोजन घाव हो तो उस समय में नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड से ट्रांसमिट होता है। मिल्क के अंदर वायरस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सिक्रीशंस में होता है। और आपने एक सवाल पूछा था, वन लिवर वन लाइफ वन लिवर, WHO का जो सिंबल था वो इस साल का एक बहुत इम्पोर्टेंट सिंबल था। और ये जब आपने माँ और बच्चे की बात कही तो ये सबके लिए लागू होता है। इस साल का WHO सिंबल बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा जिंदगी एक है और लिवर एक है। जिंदगी बचानी है तो लिवर को बचाइए, तभी बाकी सारी बीमारियां जैसे आपका डायबिटीज है, फैटी लिवर है, ये सारे उसी से ओरिजिनेट होते हैं। और माँ को अगर हम शिक्षित कर दें कि वो किस तरह से बच्चे को संभाल के रखे, तो मुझे लगता है कि वन लाइफ वन लिवर का वर्ल्ड का ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। जी डॉक्टर अनूप सराया, क्या अगर व्यक्ति एक बार हेपेटाइटिस ए और ई से संक्रमित हो जाए तो इम्यून हो जाता है, यानी दोबारा उसे ये संक्रमण नहीं हो सकता? देखिए, हेपेटाइटिस ए के बारे में तो ये है कि अगर हेपेटाइटिस ए से संक्रमित है, एक बार हो गया तो हो जाता है। हेपेटाइटिस ई में रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं। जी डॉक्टर शिव सरीन, हमारे पास एक व्यूअर का सवाल है, पंकज जी, वो ये जानना चाह रहे थे कि हेपेटाइटिस का संक्रमण उन्हें है, सर्जरी करवाना चाह रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज जी फोन लाइन पर। पंकज जी, बहुत स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मुझे पिछले 10 साल से हेपेटाइटिस बी है और पिछले अभी 3 महीने पहले मैंने वायरल लोड चेक कराया था तो 2 करके आया था। और तो डॉक्टरों का कहना यह है कि आप सर्जरी नहीं कर सकते जब तक हेपेटाइटिस बी आपका क्लियर लोड खत्म नहीं होगा। डॉक्टर सरीन, इनको हेपेटाइटिस का संक्रमण है पिछले 10 साल से, इन्हें सर्जरी करवानी थी। डॉक्टर्स ने बताया कि सर्जरी अभी नहीं हो सकती, क्या आप इन्हें एडवाइस करेंगे? हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं ये। डॉक्टर्स ने जरूर सोचा होगा, वायरस के होने से सर्जरी ना हो ऐसा संभव नहीं होता। वायरस के कारण लिवर डिजीज हो गई हो तो सर्जरी में दिक्कत आती है। 4 चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। अगर आपका एल्बुमिन नॉर्मल है, आपका क्लॉटिंग टाइम या INR जिसे कहते हैं वो ठीक है, अगर अल्ट्रासाउंड बताता है कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ नहीं है आपको, और चौथा, अगर आपका वायरल लोड इतना हाई नहीं है कि उससे डॉक्टर्स को अफेक्ट हो जाए, तो मुझे लगता है सर्जरी आराम से हो सकती है। डॉक्टर्स जनरली वैक्सीनेटेड होते हैं, तो अगर आपका लिवर ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वायरस अलोन से कोई भी सर्जरी मना नहीं होती। जी क्या संदेश देना चाहेंगे आप डॉक्टर अनूप सराया हमारे व्यूअर्स को, किस तरह से इस संक्रमण से बचाव किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक हेपेटाइटिस का सवाल है, हेपेटाइटिस ए और ई के लिए जो जिस रूट से संक्रमण होता है उसको वहाँ पे हमको गौर करने की ज़रूरत है। यानी पानी को उबाल के पिएं, हम गंदा पानी ना इस्तेमाल करें, खुली हुई खाने की चीज़ें जो बाज़ार में बिकती हैं इस सीज़न में उनको अवॉइड करें। यानी दूषित जल और दूषित खान पान, इससे ही इसका ट्रांसमिशन होता है, उसको रोकना है। जहाँ तक बी और सी का सवाल है, उसमें भी एक तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स और प्रोमिस्क्यूसिटी, इसको हम अवॉइड करें। हमेशा ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं आजकल वैसे भी ब्लड बैंक से टेस्ट के बाद मिलते हैं। अगर हम नाई के पास जाते हैं तो हम उस तरह जो है वो ऐसा उसमें कहें कि ब्लेड नए हों, उसको साफ़ किया जाए। टूथब्रश ना यूज़ करें, एक शेयर ना करें, वो टॉवल्स ना यूज़ करें जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लीड के बाद, अगर उन्होंने यूज़ किया हुआ है, जो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं। इसी तरह से बच्चे जो माँ हैं उनको हम वैक्सीनेट करें, बच्चों को जैसे ही पैदा होते हैं उस समय वैक्सीन दें, तो इन सब से हम उनका बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर शिव सरीन, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए? मैं कहूँगा कि हेल्दी लिवर, हेल्दी इंडिया, और अपना लिवर, अपना बॉडी को, वेट को ज़्यादा ना रखें, और ध्यान रखें कि लिवर इज़ द मास्टर। और प्रोटेक्शन जो है सब लिवर की बीमारियां, चाहे शराब हो, चाहे वायरस हो, चाहे फैट हो, उन सब को हम अगर मन पक्का करें और समझ से काम लें तो बचा सकते हैं और शतायु हो सकते हैं।
बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर शिव कुमार सरीन, डॉक्टर अनूप सराया। आपने बहुत से भ्रमों को दूर किया है और ये भी बताया है कि किस तरह से बचाव किया जा सकता है जिगर की बीमारियों से और खास तौर पर हेपेटाइटिस के संक्रमण से। कहा जाता है कि समंदर में उतर लेकिन बाहर निकलने की भी सोच, डूबने से पहले गहराई का अंदाजा लगा। तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, जानकारी बनाए रखिए और जानकारी आपके स्वास्थ्य से संबंधित आप तक ऐसे ही पहुंचती रहेगी टोटल हेल्थ के माध्यम से। अगले सप्ताह मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।